भले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, स्क्रीनिंग में हो जाए, सब हो जाए, पर लास्ट में जब इंटरव्यू में जाओगे तब पकड़ा जाएगा। पहले दिन में ऊपर से कोई चिंगारी आई थी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूरा रोड मैप आपके सामने रखा गया था। फर्स्ट कंपनी ने जो मतलब ऐसे मतलब अलग से चमाटा दे दिया बोल सकते हैं कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा एंड ऑल दैट। जब तक मैं सेकेंड ईयर में था, बिकॉज मैं इतना फोकस नहीं था, चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्टेड एआई। पर मुझे तभी पता ही नहीं था कि एप्टीट्यूड और ये सब चीजें लगती भी है प्लेसमेंट होने के लिए। अगर मेरे कॉलेज में एक कंपनी भी आती है और वो एक बच्चे को भी जॉब दे के जाती है तो वो एक बच्चा मैं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज हमारे बीच में दीप जी प्रेजेंट है, हमारे बहुत ही होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और रिसेंटली एज अ फ्रेशर इन्होंने 7 लाख का पैकेज लिया है इंडिया की बेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस में। टीसीएस डिजिटल के पैकेज पर ये प्लेस्ड हुए हैं, जहाँ पर बाकी क्राउड कह रही थी कि एआई बेस्ड रिसेशन है, जॉब लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहाँ पर दीप ने बिल्कुल फोकस्ड अपनी तैयारी की और इवेंचुअली आज ये टीसीएस डिजिटल में प्लेस्ड हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में दीप अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे, क्या रोड मैप फॉलो किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, किन चीज़ों पर फॉलो फोकस किया है ना, किन चीज़ों को अवॉइड किया, सारी चीज़ें अपनी पूरी जर्नी, पूरे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी बताएंगे, है ना। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे, कॉलेज को कैसे मेंटेन किया, रेज्यूमे, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग ही विल बी टॉकिंग अबाउट। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखते हैं तो आपके माइंड में जो प्लेसमेंट को लेकर क्लस्टर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होने वाला है। तो इंश्योर करिएगा इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समय देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम आभारी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नहीं सर, और आपने इतना मेरे को मतलब हेल्प किया और आपने इतना टाइम दिया, वो मेरे लिए बड़ी बात है सर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका बड़प्पन है। देखिए, मैं गाइड कर सकता हूँ, तैयारी आपकी है, मेहनत आपकी है और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तो दीप, जल्दी से थोड़ा सा अपने बारे में एक बेसिक बताइए। आप कौन से कॉलेज से हैं, क्या ब्रांच आपने ऑप्ट की थी, कितना आपका सीजीपीए था, और जब आपने प्लेसमेंट की सिंसियर तैयारी स्टार्ट की तो उस समय आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते थे, वीक, एवरेज, स्ट्रॉन्ग? ओके, सो मैं डीवाई पाटिल नवी मुंबई आरआईटी कॉलेज से हूँ एंड मेरा ब्रांच साइबर सिक्योरिटी रहा। मुझे बचपन से साइबर सिक्योरिटी का पैशन था, इसलिए साइबर सिक्योरिटी चूज किया। मेरा ओवरऑल सीजीपी अभी तो लास्ट सेमेस्टर का मतलब जब 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तब तक का अभी मेरा 9.2 हो गया है। और लाइक मेरा जो ऑनेस्टली मैं सर बोलूंगा तो मैं एवरेज स्टूडेंट था पहले, जब तक मैं सेकेंड ईयर में था, बिकॉज मैं इतना फोकस नहीं था, बस ऐसे ही था कि डिप्लोमा कर लिया, अब इंजीनियरिंग करना है, तो एकदम चिल लाइफ में था, कभी प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। बट जब आपके वीडियोस देखने लगा तब थोड़ा सा लगने लगा क्या यार, थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। एंड मैं मेरे खुद को स्टार्टिंग में एज अ वीक एवरेज कैटेगरी में रखूंगा, स्ट्रॉन्ग तो कभी था ही नहीं। ओके। तो दीप, सबसे पहले जो सबसे ट्रेंडिंग सवाल है उससे शुरुआत करेंगे। आज के समय आप कभी भी यूट्यूब खोल के देख लो तो आपको एक ही न्यूज़ दिख रही है, हायरिंग स्लो है, प्लेसमेंट टफ है ना। आई एम श्योर आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, फलाना कंपनी ने इतने को फायर कर दिया, एआई सबकी जॉब खा जाएगा एंड ऑल दैट। अब ऐसे में हो क्या रहा है, मैं जब बच्चों से बात कर रहा हूँ ना, तो जो 80-90% क्राउड है ना, वो इस डर से शुरुआत ही नहीं कर पा रही है, अपने ऊपर एक भरोसा ही नहीं कर पा रही है कि हायरिंग स्लो भी है बट मेरे लिए तब भी मार्केट में जगह है। तो आई एम श्योर आपके माइंड में भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस चले होंगे जब ये न्यूज़ देखते होगे समय समय पर। तो आपने कैसे इन सब चीज़ों से कोप अप किया और खुद को फोकस्ड एंड मोटिवेटेड कैसे रखा? सो मैंने भी बहुत सारी न्यूज़ सुनी, जैसे मतलब रिसेशन का टाइम चालू है एंड न्यूज़ आती थी, लिंक्डइन पोस्ट आते थे एंड सीनियर्स से भी बात होती थी कि कुछ कुछ सीनियर्स जो मेरे अनप्लेस्ड रह गए या फिर ऐसा कुछ हुआ। तो मैं दो ही चीज़ के लिए मैं खुद को मतलब मोटिवेट रखता था। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट भले ही अपने कंट्रोल में नहीं है, बट मैं मेरी प्रिपरेशन तो मेरे कंट्रोल में रख सकता हूँ। मैं जितना प्रिपेयर करूंगा उतना मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा, मैं जितना नॉलेज गेन करूंगा वो मेरे खुद के लिए तो अच्छा ही रहेगा। फर्स्टली ये चीज, और दूसरी मतलब न्यूज और नेगेटिविटी जितनी मैं थोड़ा सा लिमिट तक देख पाऊँ उतना मेरे लिए बेटर रहता था। कि मैं सब नहीं देखता था कि ठीक है मैं देखूंगा तो ह्यूमन मतलब ह्यूमन है, एट लास्ट यही सोचेगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को ही उधर तक लिमिट कर देता था। मैं ज्यादा सुनता ही नहीं था न्यूज या फिर उतना कैप्चर करता ही नहीं था कि उसकी वजह से मुझे हेल्प हो जाए कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ मेरे मतलब स्टडीज पे और प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। देखिए, इसमें मैं तो एक ही बात बोल बोल के थक गया यार, रिक्रूटमेंट कम हुए हैं, बंद नहीं हुए, है ना। मैं तो यस। हमेशा अपने आप से भी एक चीज़ बोलता था कि अगर मेरे कॉलेज, मैं 2020 बैच पास आउट हूँ, उस समय कोविड अपने पीक पे था, है ना, कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है।
प्लेसमेंट छोड़ो, इंसान का भरोसा नहीं था कि कल हम रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। और उस समय करेक्ट। मेरे पीक प्लेसमेंट्स का टाइम था, कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। मैं हमेशा अपने आप से एक चीज़ बोलता था कि अगर मेरे कॉलेज में एक कंपनी भी आती है और वो एक बच्चे को भी जॉब दे के जाती है तो वो एक बच्चा मैं होना चाहिए। अगर वो एक बच्चा मैं नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट की गलती तो है, बट उससे ज़्यादा मेरी गलती है कि मेरी तैयारी में कमी रह गई। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि करेक्ट। सर प्लेसमेंट्स कब आएंगे, मैं पूछता हूँ आप तैयार हो क्या? कल कोई कंपनी रिक्रूट कर जाएगी, आर यू रेडी टू फेस द कंपनी, राइट? तो आपको अपनी। सर मेरे साथ भी सेम सीन हुआ। मेरे कॉलेज में भी कंपनी जाना स्टार्ट हो गए थे एंड आई वाजंट प्रिपेयर दैट टाइम। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा था कि हो जाएगा, क्या ही होता है, मतलब बड़ी चीज क्या रहती है। पर मुझे तभी पता ही नहीं था कि एप्टीट्यूड और ये सब चीजें लगती भी है प्लेसमेंट होने के लिए। एंड आफ्टर ऑल फिर जब पता चला फर्स्ट कंपनी ने जो मतलब ऐसे मतलब अलग से चमाटा दे दिया बोल सकते हैं कि रिजेक्ट करके, तो तब मैं लाइक कि यश भैया मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एप्टीट्यूड वगैरह, आपका वीडियो आया, मैं थोड़ा सा आपसे आपके वीडियोस देखने लगा, कंसिस्टेंट हो गया। एंड उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ सर। लाइक मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे प्लेसमेंट के आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, मतलब आपकी वजह से ही प्लेस हुआ, ऐसा कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मैं आपकी स्टोरी से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा और मुझे लगता था कि यार 11th-12th में मेरे मैथ्स में 90% से ऊपर हैं, तो एप्टीट्यूड मैथ्स सिमिलर कुछ होता होगा तो ठीक है, हो जाएगा। टेक्निकली भी सर मैंने तो सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया क्लियर कर रखे हैं, मुझे तो सब आता है। मेरे कॉलेज में हिटाची आई 6.5 लाख के पैकेज पर, भाई साहब रिजेक्ट। टेक सिस्टम आई, रिजेक्ट। तब मेरे को भी ग्राउंड रियलिटी पता चली। पहले पहले हिटाची आके गई, रिजेक्ट हुए, तब तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर जब टेक करेक्ट। सिस्टम आई तब थोड़ा समझा कि भाई इस चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। फिर मेरे भाई ने मेरे को एक चीज़ समझाई थी, मेरे मासी का बेटा, ही हैज़ बिन मेंटर। वो मेरे को बोलने लगा कि यश, तेरे को मतलब मेरे को घर में चिट्टू बुलाते हैं मेरा नाम, तो बोला चिट्टू तेरे को कोई तेरा दोस्त 25,000 रुपये ऐसे ही दे देगा क्या? मैंने कहा भैया 25,000 क्या, 2500 क्या, 250 रुपये भी नहीं देगा, है ना? तो कोई एक्चुअली कंपनी तेरे को 25, 30, 40 हज़ार रुपये मंथली सैलरी दे रही है तो वो ऐसे ही तो नहीं दे देगी ना। उनको जब करेक्ट है। दिखेगा कि भाई तेरे से 50,000 का काम वो निकलवा सकते हैं, तब जाके वो तुझे 25,000 रुपये की जॉब देंगे। तो वो चीज़ मुझे क्लिक की। तो फिर मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई कंपनी को कैसा बंदा चाहिए, है ना? एक यस। आइडियल जो एस्पिरेंट होता है, मतलब आइडियल जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसके क्या ट्रेड्स होने चाहिए। तो उस पर जब काम किया, 2-3 रिजेक्शंस तमाचे पड़े, तब जाकर फिर मुझे भी थोड़ी सी अक्ल आई। तो इसी पर जो अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग यू, मुझे पता है कि थर्ड या फाइनल ईयर में मोस्टली अपनी जो सिंसियर कंपनी स्पेसिफिक या प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, राइट? तो उस समय आपने अपना रोड मैप कैसे बनाया, कितना किस स्टेज पे कोडिंग पढ़ा, कब एप्टीट्यूड पढ़ा, प्रोजेक्ट्स रिवीजन, कैसे सब चीज़ें मैनेज किया? और एक आइडियल अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट है या प्री फाइनल स्टूडेंट है और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कम समय में करना है, तो क्या रोड मैप अपने को फॉलो करना चाहिए? सर अगर मैं किसी और के लिए फॉलो करने के लिए एक सजेशन दूंगा तो वो सेकंड ईयर से ही एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करता है। क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसी चीज नहीं है कि 1-2 महीने में आप सीख लो और कर दो, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बेसिक आप कर सकते हो, बेसिक आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, बट जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहता है उसके लिए थोड़ा सा इश्यूज तो आते ही है। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आप एप्टीट्यूड पढ़ना तो चालू कर दो। इन माय केस मैं जो नहीं किया, तो मेरे कॉलेज ने बता दिया कि टीसीएस आने वाली है कॉलेज में एंड एट द टाइम ऑफ नवंबर के आसपास आएगी। सो आई वाज लाइक कि अभी तो पढ़ना है, टीसीएस कुछ भी करके मुझे टीसीएस ही चाहिए थे, अभी कुछ भी हो जाए। सो बेसिकली मैंने पहले एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि एप्टीट्यूड क्या है, कोर फंडामेंटल्स क्या है उसके। जो कि आपने बताया था आपके वीडियोस में जो थे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स थे और रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स थे आपने जो डाले हुए, उसके अंदर से मुझे एप्टीट्यूड का क्लियर आइडिया हो गया। और बाकी आप जो नोट्स और होमवर्क देते थे उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करता था। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि 100% आपको क्या, मतलब आपको ही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो दिया वो भी मैंने 100% ऐसा नहीं किया, बट हाँ मैंने 80% 75% तो भी उतना मैंने अचीव कर लिया कि मैंने कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए 2 घंटा तो मिनिमम एप्टीट्यूड करना ही है दिन में। ये मेरा फेज 1 था। फेज 2 मेरा 25 डेज के अंदर मैंने एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग भी स्टार्ट कर दिया, डीएसए बेसिक्स कर दिया, ना कि हार्डकोर एकदम डीएसए कर दिया, बट बेसिक्स तो मैंने कर दिया, स्ट्रिंग, लूप्स, एरे, ये सब तो मैंने पढ़ लिया। मैं साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से, तो इसलिए मुझे ज्यादा कोडिंग का मतलब लैंग्वेजेस नहीं थे कभी करिकुलम में। सो मैंने पाइथन मेरा एक लैंग्वेज चूज कर लिया एंड
उसके हिसाब से मैंने डीएसए की स्टार्टिंग करना चालू कर दिया। फिर मेरा फेज 3 मैंने जब चालू किया तब मतलब विद इन 1.5 मंथ समथिंग मैंने फेज 3 चालू कर दिया। वहाँ पे मैं मेरा रिज्यूमे मैंने प्रॉपर बिल्ड किया, जैसे एक आप हर टाइम रिज्यूमे के वीडियोस डालते हैं उसके अंदर मैंने देख देख के रिज्यूमे मेरा थोड़ा बना दिया। एंड सेकेंडली कॉलेज ने भी एक टेम्पलेट दिया था, उन दोनों का मिक्सचर मैंने ऐसे एक रिज्यूमे खुद का बना लिया। एंड उस रिज्यूमे के ऊपर मैंने फिर काम किया, मेरे प्रोजेक्ट्स जो थे उसके अंदर मैंने क्या क्या अच्छे से किया है, क्या नहीं किया है, और जो मुझे आता है, ना कि मैं ओवर क्लेम करूं। ओवर क्लेम मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने जो मेरे को ऑनेस्टली आता है मैंने वो सब लिख दिया। एंड मैंने उसके डेप्थ में लिखा कि मुझे क्या आ रहा है उस चीज के अंदर। पहली चीज मतलब मैं सबको अगर ये सजेस्ट करना चाहूंगा, प्रोजेक्ट्स कहीं से भी मत उठाओ। अगर आप खुद करते हो तो बेटर चीज है, क्योंकि उठाते हो तो पकड़ा जाता है लास्ट में। भले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, स्क्रीनिंग में हो जाए, सब हो जाए, पर लास्ट में जब इंटरव्यू में जाओगे तब पकड़ा जाएगा। तो ये ना करो। एंड फिर फेज 4 आया जब मेरा एनक्यूटी था, उसके 15-20 दिन पहले से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए, रिवीजन करना चालू कर दिए। आपके मॉक टेस्ट हर संडे को होते हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। स्टार्टिंग में तो नहीं था इतना अच्छा, बट धीरे 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 वो इम्प्रेस होते गया, मतलब अपग्रेड होते होते गया। तो अगर ये जो आपने पूरी साइकिल बताई मुझे, तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज कितना समय लगा आपको, जो फेज़ 1 से फेज़ 4 में आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया। तो टिपिकली कई बार एक बार होता है ना, कई बार फाइनल ईयर स्टूडेंट आता है कहता है यार अब तो गाड़ी निकल गई यार, अब तो नहीं होने का। तो एग्जैक्टली आपको कितना टाइम लगा इसको अचीव करने में? नहीं, मैंने तो 3 मंथ्स भी नहीं, 2.5 मंथ समथिंग में मैंने प्रिपेयर कर लिया। बस यही है कि मैंने टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया। मतलब मैंने 4 आवर्स टाइम इन्वेस्ट करना कर चालू कर दिया। जैसे जैसे और टाइम मेरा कम होते गया, मैं 5 आवर्स तक आ गया। और मैं कभी कभी लेट नाइट्स तक पढ़ रहा था। मैं मेरे कॉलेज के लिए थोड़ा सा डिले करा था, थोड़ा सा उसका स्लो प्रिपरेशन कर दिया, बट प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। एंड जब एग्जाम्स आते थे तब फिर मैं थोड़ा सा मतलब प्लेसमेंट को स्लो कर देता, ना कि बंद कर देता था, बट थोड़ा सा स्लो करके फिर कॉलेज के लिए ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि मार्क्स भी चाहिए। क्योंकि अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो एटलीस्ट 6 या फिर 7 का तो सीजीपीए चाहिए ही चाहिए। और घर वाले एटलीस्ट, सबकी फैमिली, इंडियन फैमिली टेंडेंसी है कि सीजीपीए कम आया तो फिर थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली होती है घर पे। तो वो भी थोड़ा मैंने मेंटेन करने का ट्राई। देखिए इसमें मैं पर्सनली व्हाट आई बिलीव, और जो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स है उसमें भी मैं यही करता हूँ, 4:4:4 का रेशियो अपन रूल फॉलो करें। कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि डेली अगर 4 घंटे पढ़ाई की जाए, हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई की जाए, तो 4 महीने में तैयारी हो सकती है। हफ्ते में 4 दिन इसलिए कि भाई बाकी 3 दिन आप अपने कॉलेज को भी दोगे, 6 दिन जब काम करोगे तो संडे को रेस्ट भी करोगे, है ना, फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ है। तो अगर आप रोज़ 4 घंटे हफ्ते में 4 दिन भी दे रहे हो, यानी 16, 17, 18 घंटे डेली, बट वो 4 घंटे शुड बी और सिंसियर 4 आवर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आराम से आप 4 महीने में तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो इसमें दीप मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पहले दिन में ऊपर से कोई चिंगारी आई थी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूरा रोड मैप आपके सामने रखा गया था, या जब फेज़ 1 कर रहे थे तब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ ये सही है, ये गलत है, इसके बाद ये करना चाहिए? कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ना ही कोई चिंगारी, ना किसी ने आशीर्वाद वगैरह दिया। फेज 1 मैंने स्टार्ट कर दिया, फेज 1 भी स्टार्ट किया। आपके लेक्चर्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए सर। मतलब लेक्चर्स में कभी बोर नहीं होता। किसी और के लेक्चर्स ओपन करते हैं तो थोड़ा बोर होता है, आपके लेक्चर्स ओपन करते हैं तो आप थोड़ा सा बीच में कॉमेडी हो जाता है, मजाक हो जाता है, थोड़ा हंस लेते हैं तो फिर और मजा आता है करने के लिए। अभी मुझे एक चीज आपकी सबसे ज्यादा याद आती है कि एक्स नहीं लिखते, एक्स की याद आ जाएगी, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे इस जगह पे। तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, मतलब बोर ना होने के लिए। एंड सेकेंडली मतलब मुझे वो किसी का ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था। जैसे मैंने फेज 1 स्टार्ट कर दिया, फेज 1 स्टार्ट करते ही फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और खुद को अंदर से एक बिलीव आने लगा कि हाँ कुछ तो कर रहे भाई लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में। ऐसे करते करते फेज 2 में आ गया, फेज 3 में आ गया। और सेकेंडली आपका रोड मैप तो है ही, आपकी जर्नी है ही, आपने इंस्पायर इतना किया है लोगों को, तो आपको देखते देखते हम भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। देखिए इसमें मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना मैक्सिमम बच्चे ना सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग में ही रह जाते हैं कि यार फर्स्ट ईयर में प्लान्स बनाए नहीं हुए, सेकंड ईयर में फिर बनाए नहीं हुए, थर्ड ईयर में फिर कुछ नए प्लान्स बनाए, कुछ शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया। तो यार मुझे ऐसा लगता है, मैं विराट कोहली से काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ इस चीज़ में, MS धोनी से काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ। यार इनको हम इसलिए मानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका स्कोर बोर्ड दिखता है। तो ये सिर्फ प्लानिंग्स पर बिलीव नहीं करते हैं, दीज आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल, राइट? तो मुझे पर्सनली लगता है इफ़ यू हैव नो प्लान्स बट अगर आप एक्शन करते जा रहे हो और जो गलतियां कर रहे हो उनसे सीखते जा रहे हो, आई थिंक आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इस चीज़ पर अपन को सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यार आप ये मत सोचिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बी एक्शन ओरिएंटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
उसके बाद दीप, इसमें मैं एक करेक्ट। चीज़ और पूछूंगा, लाइक हम कहीं पर भी अगर प्लेसमेंट के पॉडकास्ट सुनते हैं तो फोकस किया जाता है कि यार एआई सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, स्प्रिंग हाइबरनेट सीखो या कोडिंग सीखो, बट आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो या बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो कि एप्टीट्यूड पर पहले ज़्यादा फोकस करें। कोई स्पेसिफिक रीज़न इस चीज़ के पीछे? सो सर एप्टीट्यूड को मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दूंगा क्योंकि आप अगर आगे एप्टीट्यूड क्लियर ही नहीं कर पाओगे तो इंटरव्यू पे तक जा ही नहीं पाओगे और इंटरव्यू में बैठ ही नहीं पाओगे। सो एप्टीट्यूड तो ये मैंडेटरी हो गया। और सेकेंडली एप्टीट्यूड थोड़ा हार्ड है कंपैरेटिवली। कुछ सीखो या इससे अच्छा, क्योंकि अपने को जो भी कोडिंग लैंग्वेज है वो किसी किसी का करिकुलम में है, मतलब कॉलेज में सिखाया जाता है तो वो हो जाता है अपने से। पर एप्टीट्यूड ऐसी चीज है कि अपने को 11th 12th ना ही डिप्लोमा ना ही डिग्री की तरफ भी सिखाया नहीं जाता। वो एक मतलब ऑन द स्पॉट आया ऐसा हो जाता है, इसलिए एप्टीट्यूड थोड़ा सा मैंडेटरी है। और मैक्सिमम हर कंपनी एप्टीट्यूड पूछती है। हाँ, कुछ कुछ कंपनी डीएसए को लीव कर देती है तो डीएसए समझो नहीं भी आया तो ठीक है, पर आना तो चाहिए, मैंडेटरी है वो भी। बट एप्टीट्यूड तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और मैं एआई को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा या फिर एआई को एरा इतना है तो भी मैं बोलूंगा कि विदाउट एआई प्लेस हो सकते हो। हाँ, हो सकते हो, बिकॉज एआई एक कंपलसरी चीज नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट या फिर बोनस पॉइंट कह सकते हो। और एआई एक एडवांटेज है, रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि बेसिक लॉजिक, कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग का अगर आपके अंदर लर्निंग करने की कोई चाह है तो कोई भी कंपनी आपको प्लेस करा देगी, मतलब ले लेगी। यस। देखिए इसमें मेरी सोच इसमें ये रहती है, देखिए आप जब कंपनी में जाते हो समय समय पर टेक्नोलॉजीज़ बदलती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, तो उस हिसाब से आपको अडाप्ट करते रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कंपनी को नहीं चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बंदे आप हो। अनटिल अनलेस इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी में उनका प्रोडक्ट फिक्स रहते हैं तो उन्हें पता होता है किस टेक्नोलॉजी पर आपको जाना है। बट जो सर्विस कंपनीज होती हैं उनकी डिमांड क्लाइंट के साथ चेंज होती रहती है। तो कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हों, और वो टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एप्टीट्यूड और कोडिंग, है ना। अब इसमें ना अगर पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू हम ज़्यादा लोगों का लेंगे और उसमें हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो हमारा एफर्ट बहुत जाएगा, हमको ज़्यादा एचआर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया होता है ऑनलाइन असेसमेंट में से ही मेजर क्राउड फिल्टर आउट कर दो, ताकि जो सिंसियर बच्चे बचे करेक्ट। केवल उनके इंटरव्यूज़ लेना पड़े। इसीलिए जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एप्टीट्यूड क्रैक करना वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और रही बात जो एआई की आपने बोली, यार लोग कहते हैं कि एआई जॉब खा रहा है, मैं बोलता हूँ एआई जॉब दिला रहा है ना। आज आप यस। सोचिए, आज आपके पास यस। एआई है, एआई के थ्रू आप रोड मैप्स आसानी से फैच कर पा रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है वो डाउट अपना क्लियर कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी में तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। और कंपनीज़ को भी नहीं चाहिए कि आप एआई बनाने वाले बंदे हो, आप फ्रेशर हो, इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं करते। बट यस, कंपनी ये चाहती है कि आप एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हो अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी इंजीनियरिंग को प्रोडक्टिव बना रहे हो। क्योंकि अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करके अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को प्रोडक्टिव बनाओगे तो इवेंचुअली आप कंपनी के अंदर भी एआई यूज़ करके कंपनी के काम को प्रोडक्टिव बनाओगे, है ना। एम आई राइट दीप? कुछ गलती कर रहा सेकेंडली हूँ तो सर, करेक्ट करिए। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हम्म। सेकंड इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप सिंगल टेक्नोलॉजी पे वर्क तो नहीं करोगे। अगर आप सिंगल हम्म। टेक्नोलॉजी पे फोकस हो तो आपको लेते ही नहीं है। वो पहले ही हाँ। पूछते हैं कि आप हम आपको किधर भी किसी भी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करेंगे तो ही हम आपको ले यस पाएंगे, यस मतलब यस आप यस। एबल टू वर्क हो, फ्लेक्सिबल हो। हम्म। सो एआई इज एक मैंडेटरी स्किल से तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। आपको हर टाइम अपने स्किल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, चेंज हम्म। भी करने पड़ेंगे। हम्म। एंड सेकेंडली एआई को प्लेसमेंट जर्नी में यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा, जो भी knowledgeget.ai ये वेबसाइट है, सबको हम्म। बता दूं, उसके ऊपर एक नॉलेज गेट का एआई खुद का बना हुआ है। वो हम्म। फ्री है 100 क्वेश्चंस तक, मतलब मैंने जितना हम्म। देखा है हम्म। 100 क्वेश्चंस तक पहले फ्री है। हम्म। और वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मतलब आंसर्स करता है क्रिएट, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरा रोड मैप उसी के ऊपर बना हुआ है सर। हम्म। मतलब मुझे ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 को नॉलेज गेट एआई ने ही दिया है। एक्चुअली उसको हमने ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जैसे चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्टेड एआई, हमारे एआई को मैं फोकस्ड एआई बोलता हूँ, क्योंकि उसको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग दे रखी है पूरी। तो यार उसको पता है कि एग्जैक्टली यस। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब प्री फाइनल फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट अभी फ़िलहाल उनका सपना नहीं है, आईआईटी एनआईटी से नहीं है, एक टिपिकल टियर 3 कॉलेज से हैं कि भाई जॉबलेस है, जॉब लग जाए, ये एम है। तो इसलिए वो आपको फोकस्ड रिप्लाई देता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसीलिए हमने उसको काइंड ऑफ फ्री भी कर रखा है कि कोई भी हमारी वेबसाइट पर जाकर उसको यूज़ कर सकता है, चेकआउट कर सकता है। एक अगला सवाल दीप, जो बच्चे मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि सर एक नन्ही सी जान हूँ, 24 घंटे मेरे पास होते हैं, उसी में मुझे कॉलेज भी देखना है, अटेंडेंस भी देखना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम भी देखना है, प्रोजेक्ट देखना है, ट्रेनिंग देखना है, वाइवा देखना है, इंटर्नशिप देखना है, प्लेसमेंट की तैयारी देखना है।
मैं क्या क्या करूँ, कैसे कैसे मैनेज करूँ। तो मैं उनको फ़िलहाल तो बस एक ही सजेशन दे पाता हूँ कि यार देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, दुनिया के हर इंजीनियर के साथ है, और उसके बावजूद भी लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कैसे तो मैनेज कर रहे होंगे। बट एक्चुअली कैसे यस। मैनेज, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ, मेरे को 6 साल हो गए हैं मेरी डिग्री कंप्लीट करते हुए, तो आज के समय कॉलेज के करिकुलम में काफ़ी कुछ चेंजेस भी आए हुए हैं। तो कैसे आपने प्रैक्टिकली मैनेज किया, और एक एवरेज स्टूडेंट कैसे इसको मैनेज कर सकता है दोनों चीज़ों को? सर बेसिकली मैं जब सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नहीं है कि 10-15 इंटर्नशिप्स कर लो, 20-25 प्रोजेक्ट्स कर लो। नहीं, आप एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स लो, 3-4 ही लो, बट एकदम मीनिंगफुल लो, जो खुद बनाओगे, खुद एक्सप्लेन कर पाओगे, खुद सब कुछ कर पाओगे। मैंने खुद को लिमिट कर दिया था कि मैं प्रोजेक्ट लूंगा, बट मतलब मेरे जो एंड सेम के रहते हैं और थोड़े बहुत खुद के लूंगा, बट मीनिंगफुल प्रोजेक्ट लूंगा जिनका इम्पैक्ट मैं कर पाऊँ, और जो जो टेक्नोलॉजीज रिसेंट में यूज की जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी के अंदर आप जब जाओगे, कुछ ना कुछ तो बताओगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट उनके ऊपर चले जाए कि भाई मैंने ये किया है, मतलब मुझे ये आता है, तो कंपनी को भी लगे कि हाँ इसकी इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो अपन इसको ले सकते हैं। सो मेरा ये था, मैंने जो मेरे प्रोजेक्ट्स किए थे वो तो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड थे, बट ऑब्वियस क्योंकि मैंने मेरा ब्रांच साइबर सिक्योरिटी था। एंड मैंने इंटर्नशिप्स भी की थी। इंटर्नशिप्स भी के अंदर मैंने भी जब मतलब ऐसा था कि ऐसा नहीं कि कॉलेज छोड़ दो और सिर्फ इंटर्नशिप्स कर दो, नहीं तो फिर अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉलेज के बीच में बहुत सारी छुट्टियां जाती है लाइक, तो उसके बीच में मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। और सेकेंडली यूट्यूब तो फ्री ऑफ द सोर्स है, कुछ भी पढ़ो कुछ भी करो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बोलूंगा सबको, मतलब ये बताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोजेक्ट्स बहुत हो गए, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बट वो मीनिंगफुल रहने चाहिए और बहुत अच्छे होने चाहिए, एक नेक्स्ट लेवल के रहने चाहिए, जो जो बताए कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ना कि ये है कि मैंने वेब डेवलपमेंट किया था, मैंने ऐप डेवलपमेंट किया था, अरे यार वो तो अभी 10वीं क्लास का भी बच्चा करता है, उनके करिकुलम में भी आ गया। तो ये ना हो, एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा उनको। देखिए, मैं इसमें बोलता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करना चाहिए अपने को, है ना। हाँ, मतलब ऐसा ना हो ये कि हम 10 टेक्नोलॉजीज लिख रहे हैं, 15 प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। मैं कहता हूँ एक टेक्नोलॉजी एक प्रोजेक्ट भी लिख रहे हो, बट आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि यार मैंने ऑनेस्टली इस पर काम किया है, तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है। कंपनी कभी ये नहीं डिमांड करती कि आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आपको भी एट अ टाइम तो एक कंपनी के एक ऑफिस के अंदर एक किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना रहेगा, एक किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे होगे, राइट। तो कंपनी को भी correct। फोकस्ड लोग ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे में मैं वही बोलूँगा, देखो अगर आप झूठ बोल रहे हो, है ना, कई लोग क्या होता है शॉर्टलिस्ट होने के चक्कर में, एटीएस ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा एडवांस लिख देते हैं, उतना उनको आता भी नहीं है। अब उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, एग्ज़ाम देने भी मिल जाता है, बट इंटरव्यू में जाकर फिर इट बिकम्स अ नेगेटिव इंप्रेशन कि या आपने झूठ लिख रखा है। और किसी भी झूठे व्यक्ति को कोई 25, 30, 40 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी तो नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नेवर लाई इन योर रेज्यूमे। जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कुछ नहीं भी है, आप अगर रिक्रूटर को ईमानदारी से बता देंगे कि मैं अवेयर नहीं था, अभी मैं बिगनर स्टेज पर हूँ, पर मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि ज्वाइनिंग में 3 से 4 महीने का समय है, उसमें मैं सीख लूँगा। आई थिंक इससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप ईमानदार हैं तो, है ना। मेरा हुआ सर। हाँ, तो वही वही बात है कि कुछ तो आपको दिखाने के लिए होना चाहिए ना, या तो आपने एप्टीट्यूड में 4 रखा हो, या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, या टेक्निकली आप अच्छे हो। कहीं तो कुछ तो एक चीज़ होगी जिसमें आप अच्छे हो, उस पर आप फोकस करें और इवेंचुअली आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यस। टीसीएस डिजिटल के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यार बच्चों का एक करेक्ट। क्वेरी होता है कि सर किस लेवल तक कोडिंग अपने को करनी है सो दैट डिजिटल का पैकेज अपने को मिल जाए। किस लेवल तक कोडिंग, सो ये ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम एडवांस्ड कोडिंग हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, लूप्स, रिकर्जन्स के बेसिक्स जानते हो, और उसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का लॉजिक लगाते हो, तो आप समझ लो आपके लिए डिजिटल बन चुका है। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स ही आपके अंदर, और आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कितनी तरीके से लिख सकते हो, ये एक मैंडेटरी चीज कह सकते हैं उसके अंदर। ये नहीं कि आप रट्टा मार दो एक कोड और वही कोड आप लिख दो तो आप एकदम खुद को समझते हैं यार मेरा कोड रन कर गया। जैसे मैं था पहले, मैं रट्टा मार लेता था कोड, और फिर 2-3 दिन बाद मैं ट्राई करता, अरे यार मुझे तो आ रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, मतलब कुछ भी आ जाए, बट उसके अंदर आपको अपना कोड कैसे फिक्स करना आ रहा है, या फिर उसके हिसाब से आपको कैसे कोड कस्टमाइज करना आ रहा है, वो आपको आना चाहिए। मतलब इसके बेसिक्स पढ़ लो, रिकर्जन, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, इन सब के बेसिक्स एक बार पढ़ लो। उसके बाद उस बेसिक्स को आप कैसे आपके हिसाब से उसको टर्न आउट करके आप लिख रहे हो, वो आपकी एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक खासियत बोल सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा डिजिटल क्रैक करने के लिए। चलिए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इंटरव्यू में भी क्या बहुत ज़्यादा से टीसीएस का डिजिटल इंटरव्यू हाउ डज इट लुक लाइक, मतलब
इंटरव्यू रूम के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप बताइए। इंटरव्यू रूम के अंदर टीआर एमआर और एचआर तो रहते ही है, जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। एंड बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि डीएसए पूछता है, ना ही ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, कोड्स वगैरह पूछता है, बट इस लेवल तक पूछता है कि उनको बस एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको आ रहा है, आप फेक नहीं रहे हो। एक बार उनको वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ इस बंदे को आ रहा है, तो वो अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। मेरा साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड था, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि मेरा रिज्यूमे, इन शॉर्ट टीसीएस का जो इंटरव्यू रहता है वो पूरा रिज्यूमे बेस्ड रहता है। आपने रिज्यूमे में जो जो लिखा है वो उधर पूछा जाएगा। अगर आप ओवर क्लेम कर रहे हो और वो क्वेश्चन आपको आ गया और आप आंसर नहीं कर पाए, तो समझ लो आप तो एकदम डाउनग्रेड हो जाओगे या फिर रिजेक्ट हो जाओगे। सो ओवर क्लेम मत करो। मैंने मेरा रिज्यूमे बहुत क्लीन रखा था। जो चीजें मुझे आ रही है मैं वही चीज उसके अंदर लिखा था। लिटरली मैं नाम के साथ हर एक चीज वर्ड वर्ड पढ़ रहा था कि ये वर्ड मुझे आता है क्या, इस वर्ड के बारे में मुझे कुछ पता है क्या। मतलब इतना क्लीन मेरा रिज्यूमे था। और लोगों की बहुत टेंडेंसी रहती है, मतलब मेरे कॉलेज के भी बहुत सारे लोगों का टेंडेंसी की रिज्यूमे बहुत भरा रहा है ना, बहुत भरा हुआ रहा तो हो जाओगे आप पास, या फिर आपको मतलब इंप्रेसिव लगोगे। बट नहीं, मेरा ऐसा था कि नहीं, भरा हुआ रिज्यूमे नहीं चाहिए। कुछ भी लिखूंगा, नोड जेएस और एसक्यूएल डीबीएमएस ये वो, और बहुत कुछ लिख दूंगा, जावा एचटीएमएल फ्रंट एंड बैक एंड सब 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 लिखूंगा, तो मतलब नहीं है मुझे। अगर बैकएंड का क्वेश्चन पूछ लिया और मैं बैकिंग के लिए इतना प्रिपेयर्ड हूँ नहीं, तो मैं वहीं पे रिजेक्ट हो जाऊंगा। बट ये जगह पे अगर मैं मुझे जो आता है वो लिख दूंगा और उसके ऊपर मैंने को पूछा, तो मैं उस उधर अगर आंसर कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, अगर मैंने बैकएंड लिखा नहीं और बैकएंड का मुझे कोई सिंपल क्वेश्चन भी आता है और वो भी मैं आंसर कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए तो वो मतलब इंटरव्यू के लिए तो ये मतलब सरप्राइज क्वेश्चन हो गया। इसने लिखा नहीं है तो भी आंसर कर पा रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ तो है, इसको आता है। तो ये एक बहुत बड़ी मेंटेलिटी मैं लोगों की चेंज करना चाहूंगा। हाँ, और इसमें ये मैं टीसीएस एक का चीज़ बोलता हूँ, लाइक हम एज अ स्टूडेंट हम समझते हैं कि यार रिक्रूटर तो क्या है, उसको क्या ही आता होगा यार। वो मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, आई हैव टेकन फॉर अ कंपनी, नाम नहीं ले सकता अभी, बट फॉर अ कंपनी आई हैव टेकन मोर देन 600 इंटरव्यूज़। और देखते से पता चल जाता है कि यार ये फेक रिज्यूमे है या जेन्युइन है। अगर एक यस यस रिज्यूमे में आप सोचिए कोई बच्चा 4 5 6 टेक्नोलॉजीज़ लिख रहा है, प्रोजेक्ट्स लिख रहा है, इतनी सारी इंटर्नशिप्स लिख रहे, जो यार प्रैक्टिकली पता है हमको यार 4 साल में नहीं है पॉसिबल, है ना। फर्स्ट ईयर में तो कोई पढ़ता नहीं है ना। सेकेंड ईयर से आइडियली पढ़ना शुरू करते हैं और फाइनल ईयर में तो प्लेसमेंट होता है, तो प्रैक्टिकली 2 साल बचते हैं। 2 साल में इतना सीखना वो समझ में आ जाता है कि यार सबका बेसिक बेसिक आता होगा तो बस लिख दिया, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपकी सेकेंडली वो पर्सनालिटी। उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उन्हें तो और ज्यादा हाँ, आइडिया है उस आइडिया चीज का, है, वो एग्जैक्टली पहले से एग्जैक्टली। उतना कर रहा है। और वो भी उसी फेज से आए, वो भी एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग या फिर हाँ बीसीए, मतलब हाँ। कुछ ना कुछ तो टेक्निकल बैकग्राउंड से ही वो हाँ, लोग आए, तो उन्हें भी बिल्कुल। पता है कि हमने जो किया है वही ये बच्चे भी कर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी कितनी मैटर करती है, लाइक कॉलेज में आप किस तरह के स्टूडेंट थे, कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते थे या ओवरऑल स्पोर्ट्स या जो भी एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं उन पर भी आपका ध्यान रहता था। मैं सिर्फ पढ़ाई वाला बंदा तो नहीं था। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था और एज वेल एज इवेंट्स में भी था। मैं मेरे पिछले कॉलेज में, जब मैं डिप्लोमा में था, तब मैं मेरे कॉलेज का प्रेसिडेंट था, इक्सा कमेटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। और एज वेल एज मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेलता था। सो ना कि ऐसा था कि डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई करो, मेरे ओवरऑल मैं स्पोर्ट्स और इसमें भी खेलता था। स्पोर्ट्स में मेरे मतलब कॉलेज टूर्नामेंट्स में मैं मतलब लाइक बेस्ट प्लेयर ऐसा था, हाँ। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सीजीपीए के बारे में है, मतलब सीजीपीए कितना मैटर, मान लीजिए मैं टीसीएस की ही तैयारी कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी मुझे पता है 6.5 सीजीपीए है, अगर मैं इतना बना रहा हूँ तो इज इट गुड इनफ, या ऐसा होता है कि ज़्यादा सीजीपीए हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या ज़्यादा बेटर मेरे सिलेक्शन के चांसेस है। इज इट डज इट प्ले एनी रोल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी। नहीं, एलिजिबिलिटी के अलावा कोई उसके अंदर मतलब वो रोल प्ले नहीं करता है। सीजीपीए बस शॉर्टलिस्टिंग के लिए मैंडेटरी रहता है। सीजीपीए एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए, 6.5 का सीजीपीए आ गया, सो यू आर गुड इनफ। उसके बाद आपको सीजीपीए किधर भी नहीं पूछा जाता, लाइक फ्रॉम द दैट प्रोसेस टू अलोंग विद द इंटरव्यू के बाद तक आपको सीजीपीए कहीं पे भी नहीं पूछा जाता। सीजीपीए बस आपको एलिजिबल रहने के लिए ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए एज अ स्टूडेंट मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पर वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जीपीआई अच्छी बन जाए, सीजीपी अच्छे बन जाए, तो आई थिंक आप अपना एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इंजीनियरिंग का वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं कह सकता हूँ लाइक यस, क्योंकि मैंने सीजीपीए पे इतना फोकस नहीं किया। मैं बस पढ़ाई करता था, लाइक कोडिंग की पढ़ाई करता था, और मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मतलब साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड था, तो मैं साइबर सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड पढ़ता था, और सेम क्वेश्चंस मुझे वहां पे भी आ जाते एग्जाम में लिखने के एग्जैक्टली। लिए, तो मेरा दोनों का प्रिपरेशन हो जाता था। सो ऑटोमेटिकली मेरा वो भी सीजीपीए बढ़ रहा था और एज वेल एज मेरा प्रिपरेशन भी हो रहा था, तो दोनों चीजें मुझे हेल्पफुल रही। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अगेन आपके चॉइस है, आप अगर नहीं आंसर देना चाहते तो वी आर ओके विद इट, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। ओके। आपकी इस प्लेसमेंट जर्नी के या इन जनरल इंजीनियरिंग जर्नी के कुछ टफ मोमेंट्स जो आप बताना चाहते हो, मे बी इट कुड बी फैमिली प्रेशर और सम फाइनेंशियल सिचुएशन, या मे बी सेल्फ डाउट। कई बार ऐसा लगता है ना कि वाई आई एम हेयर, वाई आई एम अलाइव ऑल्सो, समटाइम्स इट फील्स लाइक कि यार क्यों हूँ मैं, एक गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए, या मैं काश पहले अच्छा कर लेता, या मेरे दोस्त लोग तो फोड़ रहे हैं, मेरे सीनियर्स तो फोड़ रहे हैं, सब लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई फ्यूचर, वेयर आई एम, एंड समटाइम्स यू फील लाइक क्राइंग लाउड, है ना। इन फेजेस के बारे में जनरली कोई जिक्र नहीं करता, बट आई थिंक दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लेसमेंट जर्नी। आई कैन से इट इज़ लाइक अ पिवट, है ना, यहाँ से एक्चुअल वो अंदर से आवाज़ आती है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगर करेक्ट आप करेक्ट। सो कंफर्टेबल हैं तो आप शेयर कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं। नहीं नहीं सर, मैं कंफर्टेबल हूँ, और आपके साथ क्या कंफर्टेबल नहीं रह सकता हूँ। फर्स्टली ये चीज। सो मेरे लाइफ में ये हुआ था, मेरे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, नाम मैं भूल गया, शायद से मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। उन्होंने मास हायरिंग किया था, ऑलमोस्ट 122 स्टूडेंट्स उन्होंने ले लिए, हम्म एंड उसके अंदर मैं नहीं था। हम्म सो आई वाज लाइक कि यार 122 ले लिए, तो प्लेस हो गए ऑलमोस्ट, मतलब मेरे कॉलेज में स्ट्रेंथ ही 450 600 समथिंग है। सो 122 तो यही लेके गया, और 10-15 कंपनी आएंगी, 10-10 भी ले लेगी, तो फिर खत्म भाई, अपना तो क्या होगा। सो जब वो लिया तो मेरा ऐसा हो गया कि बस सब खत्म हो गया, मैंने मेरी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। माँ बाप के जितने पैसे डाले मैंने इंजीनियरिंग करने के अंदर, मतलब लोग बहुत सस्ते में इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेरे कॉलेज की फीस भी 4,50,000 के आसपास थी, मतलब सब मिला के। सो आई वाज लाइक कि यार मैं एक साल का 4.5 लाख भर रहा हूँ, मैं ना ही प्लेस हुआ अभी तक, ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा बहुत ज्यादा टफ मोमेंट था कि मैं एक तो पीजी में रहता था, मैं बेसिकली फ्रॉम इंदापुर हूँ, और मैं मुंबई में पीजी में रहता था। सो पीजी में मुझे रात को ऐसे ना ही कोई फैमिली है आजू बाजू, ना मेरा कोई मतलब ऐसे करीब का दोस्त है। समझने कि बहुत अलोन अलोन फील करता था, और पूरे दिन ऐसे अलोन रहता था, तो खुद के अंदर मैं ऐसे खुद को सेल्फ डाउट करता था कि मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर पाऊंगा आगे लाइफ में, या फिर मैं ऐसे ही मतलब अपना चलने वाला है। बट पापा थे, पापा ने मुझे वहां पे मतलब कॉल वगैरह पे करता था, पापा से थोड़ा बात करता था, तो पापा मुझे वहां पे थे कि कुछ नहीं हो जाए, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ है, हम तुझे कुछ कुछ बोलने नहीं वाले। बट हाँ, वो प्रेशर तो रहता ही था, पहले ही पापा बोल दे, मम्मी बोल दे, हम सोसाइटीज में रहते हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर तो रहता ही है कि इतना बंदा, मतलब बच्चा आपका पढ़ा, ये वो, एंड अभी प्लेस नहीं है, घर पे बैठा है। तो ये सुनने में मुझे, मतलब ये फील मुझे नहीं करवाना था मेरे घर वालों को। सो वो प्रेशर तो था ही, और मैं सेकेंडली मुझे प्लेस नहीं हो रहा था, तो अंदर से मेरे मतलब ऐसा था कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं, मतलब क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर मैंने वो फिगर आउट किया कि क्या इश्यूज है, और वहां से जो मेरा मतलब कम बैक करना चालू हुआ, और आपके वीडियोस, दो चीज। बस मेरा एक ही रूटीन था, पीजी में रहता था, कॉलेज में बोला अटेंडेंस अभी थोड़ा सा बंद कर दो, कॉलेज थोड़ा सा बंद ही कर दो, मैं बोला स्टार्टिंग के एक हफ्ता। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करके आना, आपके लेक्चर्स लगाना, 1 बजे तक लेक्चर्स। हाँ, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली देखो, थोड़ा 15 मिनट ब्रेक ले लिया, 20 मिनट ब्रेक ले लिया, 1 बजे तक खत्म करो, खाना खाने जाओ, वापस आओ, आपका और एक लेक्चर देखो, 4 बजे खत्म कर दो, डन। फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, और सो जाओ। ये मेरा 7 दिन पहले, 7 दिन का ये रूटीन था कि आपके 2 लेक्चर्स तो एक दिन में खत्म करना ही करना है, कुछ भी हो जाए फिर। तो तो ये थोड़ा सा टफ मोमेंट। जो भी स्टूडेंट्स आज डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आपके कई जूनियर्स भी इस फेज से गुजरेंगे, अभी गुजर भी रहे होंगे, ऐसा होता है ना कि यार प्लेसमेंट मेरे बस की बात नहीं है ना। तो यस। इन दैट केस उनके लिए आप क्या एक ऑनेस्ट और इमोशनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? अगर आज आप प्लेस नहीं हो, या फिर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो ये मत समझो कि आप कभी प्लेस ही नहीं हो पाओगे। ये फीलिंग के अंदर से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी ये फील होता है। सो ये एवरेज फील करता है, बहुत ज्यादा खराब फील करता है, बट प्लेसमेंट लक का गेम नहीं है, वो पेशेंस और एक प्रिपरेशन का गेम है। अगर आप पेशेंस और प्रिपरेशन के साथ करते हो, और एक कंपनी के लिए डेडिकेटेडली अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा काम आता है, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, डीमोटिवेट स्टूडेंट्स, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो, डीमोटिवेशन सबसे खराब चीज है। आप जितना खुद को हैप्पी रखोगे, जितना खुद को भी मतलब मोटिवेटेड रखोगे, उतना आपको हेल्प करेगा। एंड आज अगर आप 1% भी एफर्ट डाल रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। आप 1% डालना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली वो 1 का 10 कब हो जाएगा, 10 का 15, 15 का 100, 100 का 200 कब हो जाएगा, खुद को ही नहीं समझेगा। क्योंकि मैंने भी यही से स्टार्ट किया था, मेरा भी यही था, मैं भी डिमोटिवेटेड था। ऐसा नहीं कि वो ह्यूमन टेंडेंसी है, सब डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, बट आप खुद को थोड़ा मोटिवेट करो। एंड मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जागो अभी,
क्योंकि रिकर्जन है। आई नो कि मतलब जॉब्स कम हुई है, पर ये ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया है, आपको मिलेगा, बस आप प्रिपरेशन करते रहो और पेशेंस रखो, तो आपको फिक्स एंड फाइनल जॉब मिल ही इसमें जाएगा। मैं ये बोलता हूँ यार, आपके कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनकी बैक लगती है, बट उसके हाँ हाँ। बाद भी तो आप, ऐसा तो है नहीं कि सेमेस्टर देना बंद कर देते हो। तो ठीक है, सिचुएशन टफ है, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैं बॉटम 20-30% में थोड़ी ना हूँ यार, है ना। करेक्ट इतना करेक्ट। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। दूसरा, मैं, मेरी लाइफ तो यार 3 प्रिंसिपल्स पे चलती है। पहला तो मैं नेक्स्ट लेवल एक्शन ओरिएंटेड हूँ, मैं दिमाग को सोचने का समय ही नहीं देता हूँ, है ना। काम ही है इतना कुछ करने के लिए है भाई, काम नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे, दिमाग में डिप्रेशन आएगा, आलस आएगा, कुछ नहीं होना, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। दूसरा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, अगर आप एक इंसान हो तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी, इंसान की पहचान ही होती है नेगेटिव सोचना, तो आप उससे बच नहीं सकते हो, बट आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हो। और तीसरा मैं बोलता हूँ, आई बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो मुझे बनना है वो मैं बोलूँगा, तब जब मैं यस। बोलूँगा अपने आप काम होगा, फिर मैं बनूँगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा, कई लोग मेरे कोर्स में एनरोल नहीं करते सिर्फ वो नाम सुन के। नाम क्या है, मेरा प्लेसमेंट होगा, यार पता नहीं कैसा चीप सा नाम लग रहा है, सही होगा ना, इंग्लिश प्रॉपर है ना हिंदी प्रॉपर है, बट आई से इट्स इट आई कॉल इट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप दिन करेक्ट। में 3 बार कोर्स खोलोगे, 3 बार बोलोगे मेरा प्लेसमेंट होगा, होगा यार, क्यों नहीं होगा। मैं सबसे एक चीज तरह इधर ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट आपके वेबसाइट पे है ना एक वहाँ पे स्ट्रिक्स का एक फोल्डर या फिर मतलब एक होल्डर है, वहाँ पे आप दिखाता है कि आपने कितने दिनों बाद या फिर कितने दिनों से कंसिस्टेंटली कर रहे हो। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक दिन करता था, 2 दिन के स्ट्रिक्स हो जाते थे, फिर टूट जाते थे, फिर 3-4 दिन करता था, फिर एक दिन टूट जाता था, फिर एक बार 5 दिन का हो गया। सोचे कि और 5 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ये तोड़ना नहीं है, अभी कुछ भी हो जाए ये आगे कंटिन्यू करना है, मतलब ऐसे एक अंदर से फीलिंग आता था अब ये स्ट्रिक्स टूटने नहीं चाहिए। उस स्ट्रिक्स तोड़ने की नहीं चक्कर में मैं 1 घंटा तो भी पढ़ लेता था, बिल्कुल, वो मैं सबसे बार बार ज्यादा इस चीज़ को हेल्पफुल बोलता था। हूँ, एक दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ना सर। 8 दिन में आप 1 घंटे रोज पढ़ सकते हो तो आपकी रिस्पेक्ट है, तो आप लाइफ में कुछ कर लोगे, है ना। श्योर। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपके ऊपर, आप यू कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, कि हमारा नॉलेज गेट का कोई अगर रोल रहा हो हमारे कोर्सेज का या यूट्यूब वीडियोस का, आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हो, क्या अच्छा था क्या बुरा था, पर थोड़ा सा उसका बेसिक फीडबैक आप बताइए। सो बेसिकली यूट्यूब पे सर ने जो वीडियोस डाले हैं, अगर सिर्फ आप उतना भी कर रहे हो तो निंजा तो फिक्स ही आपका, वो तो भूल ही जाओ कि आप प्लेस नहीं रहोगे, ऐसा तो होगा ही नहीं, बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। सेकेंडली, अगर मेरा प्लेसमेंट होगा, आप ये कोर्स परचेस करते हो, तो प्राइम तो फिक्स है, सर के जो भी स्टूडेंट्स है वो तो सब है, बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस्ड ही है। ऐसा हार्डली बहुत कम बच्चे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे जो प्लेस्ड नहीं है, भले ही थोड़ा डिले प्लेसमेंट हुआ रहेगा, बट बच्चों का प्लेसमेंट तो हुआ है सर के पास से। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ले लो, कोर्स ज्यादा महंगा नहीं है, लाइक 6,000-7,000 के आसपास गिरता है, नॉट दैट मच वर्थ। आप अगर 4.5 लाख, मेरी बात ले तो मैं 4.5 लाख अगर कॉलेज की 1 साल की फीस पे कर रहा हूँ, 3 साल का मैं डिप्लोमा करके आया, 3 साल का पकड़ लो, 12-14 लाख मेरा फीस हो गया। अगर मैं 14 लाख इंजीनियरिंग के लिए पे कर रहा हूँ और प्लेसमेंट होने के लिए मैं बोल रहा हूँ 20,000 भी मैं पे कर रहा हूँ, तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं 20,000 पे करके अगर प्लेस हो रहा हूँ और मुझे वहां से पैसा आने वाला है, सो इट इज अ लाइक, ले लो। वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत अच्छी चीज है। सर ने इतना प्रॉपरली उसको समझ के रोड मैप के हिसाब से, और जो जो क्वेश्चन सर वहां पे बता रहे हैं, और सर की बहुत ज्यादा मेहनत है, लाइक यश जैन सर पढ़ाते तो एब्सोल्यूट एकदम खतरनाक वाला है। और सेकेंडली, जब सर मतलब जो जो चीजें क्वेश्चंस लाते हैं वो पिछले साल की रहती है, मतलब हार्डली 2022 में पूछ लिया, 2021 में पूछ लिया, या फिर 2023 में पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन सर लेके आते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हर टाइम इतना किसी के पास टाइम नहीं कि हर पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दे, नंबर वैल्यू चेंज कर देते हैं या फिर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, बस न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाते हैं उसके अंदर के। सो सर जो लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, नंबर चेंज हो गए, मेथड से में सबसे, आपको मेथड तो पता चल गया है, बस 10 की जगह पे 20 लिखना है, तो वो तो और ज्यादा हेल्पफुल है, आपको क्वेश्चन और चुटकी में सॉल्व हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक अगेन। मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि यार आप कोर्स ले लो, मैं बोलता हूँ, या ये भी नहीं बोलता कि आप मेरा कोर्स ले लो, यार आप तैयारी शुरू करो, कहीं से भी करो, फ्री करो, पेड करो, बस खाली नहीं बैठना है। और 10 जगह 10 चीज़ों को नहीं फॉलो करना। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, यू शुड हैव ब्लाइंड ट्रस्ट, सिर्फ मुझे करो, किसी और को कर रहे हो मुझे देखो भी मत, जस्ट अनसब्सक्राइब एंड गो। जिसको भी आप, जिससे वो फ्रीक्वेंसी वाइब मैच हो रही है ना, आप वहाँ से तैयारी करो, एक एक रिसोर्स फॉलो करो, अच्छे से तैयारी करो। और मैं कहता हूँ अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आप रोज़ 3-4 घंटा खुद से पढ़ लेते हो, आपका रोड मैप क्लियर है, किसी भी कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर क्लस्टर्ड है, फिक्स पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है,
या खुद में मोटिवेटेड नहीं हो या खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोर्स इज़ हेल्पफुल कि भाई आप उसका सहारा ले सकते हो, राइट। तो अगेन थैंक यू सो मच दीप फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द थिंग्स विच यू हैव सेड। आई एम श्योर बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, और आपका अगर परमिशन होगा तो आपका लिंक्डइन आईडी मैं अटैच करूँगा। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, वो कनेक्ट कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। सर आप मत थैंक यू बोलिए सर, मुझे तो आपसे बात करना था। मैं आज तक मैम को, बाद में सर आदेश सर को मैं इतना टेक्स्ट कर चुका हूँ कि यस जन सर से बस एक कॉल करवा दीजिए, या फिर एक कॉल के लिए कुछ तो शेड्यूल करवा दीजिए। लाइक आप आज आप सामने हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक लिटरली मैं बता नहीं सकता। मैं खुशी अंदर से इतनी है कि थोड़ा सा मैं फंबल भी कर रहा हूँ कुछ चीजें, बट ऐसा है कि मैं समझ लो कि किसी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को मिल रहा हूँ। लाइक इतनी बड़ी ज्यादा तो खुशी। कुछ आप नहीं है, जब लाइव देखिए आते थे, मेरा इसमें ये रहता है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी हो या आप मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हो, तो मैं कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्ट कर पाऊँ आपसे, है ना, आपकी जर्नी में कुछ चेंज ला पाऊँ। इसलिए आप क्लासेस में भी मेरे देखते होगे, तो मैं हर बच्चे का जब तक डाउट रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक क्लास एंड नहीं करता था। बिकॉज लाइक मेरे लिए आप कोर्स ले रहे हो मुझसे, मेरा पर्सनल टच के लिए, राइट। अगर वो करेक्ट। मैं नहीं दे पाऊँगा तो फिर यूट्यूब वीडियो और कोर्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। नहीं नहीं, मैं आज सर जब लाइव आते थे, तो लाइव जब आते थे आप, मैं क्वेश्चंस पूछता था वहां पे सर। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, वहां पे स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट जब एक खुशी होती थी कि आपने मेरा क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आपने कुछ तो आंसर दे दिया, अरे कि भाई पढ़ लिया सर ने, कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल आंसर तो अभी आने वाला है। और मैं आज इतना ज्यादा खुश हूँ आपकी वजह से मैं प्लेस हुआ। एंड लिटरली मैं बहुत ज्यादा सर नर्वस था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट था, क्योंकि मैं अलग ही चीज में था, मैं प्लेस ही नहीं हो रहा था। एंड सेकेंडली मतलब उस चीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई आपके कोर्स की। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए, सो मच। थैंक यू सो मच दीप, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, एंड यस बाकी सर। स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूँगा, जो भी आपने दीप सर से सीखा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड जस्ट गो एंड बिकम एक्शन ओरिएंटेड। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स, TCS कोर्स, सभी कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है, गो चेक इट आउट, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दीप। थैंक यू सो मच सर।